हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी थ्रू वन लाइन अटैक और ये हमारा फाइनल पार्ट है। ये है पार्ट नंबर 14। तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूं, अगर मेरे पास अगर मुझसे हो पाया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रोविजन से रिलेटेड जो रहते हैं रेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में, वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं चैप्टर 35 में, और सेक्शन 460 से लेकर 466 इसके बारे में डील करता है। तो सबसे पहले 460 सेक्शन है, बताता है कि जो इरेगुलर है वो विशिएट नहीं करती यहाँ पे प्रोसीडिंग जितनी। यहाँ पे मतलब दोनों ये सेक्शंस है 460 और 461। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है प्री पॉइंट ऑफ व्यू, मेन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या होता है, दोनों में ये बताया हुआ है। 460 बताया हुआ है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं अगर जो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कर देता है, भले ही वो ऑथराइज नहीं हो, लेकिन वो इरेगुलरिटीज ही होती हैं, और उससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती। लेकिन 461 में ऐसा बता दिया हुआ है, जो इरेगुलरिटीज हैं अगर वो हो जाती हैं 461 वाली, तो जो ट्रायल ही है वो पूरा विशिएट हो जाता है। और जो भी उसका मतलब जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं वो कुछ भी नहीं होती, जीरो हो जाती हैं, वो वॉइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा। तो ये आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो आप काफी अच्छा समझेंगे। बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई है 460 के अंदर, 461 के अंदर, तो आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है, व्हेन इरेगुलरिटीज कॉज्ड इन द अटैचमेंट एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 बाय द मैजिस्ट्रेट, इट वुड मेक द प्रोसीडिंग वॉइड। तो ये जो एग्जांपल है, ये 461 का सब क्लॉज ए है। इसमें ये बताया हुआ है कि जब भी वो अटैच या सेल कर देता है प्रॉपर्टी सेक्शन 83 में, और वो अगर ऑथराइज नहीं हो, तो यहाँ पे ये प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दोनों सेक्शंस के अंदर दिए हुए हैं, आपको बुक से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा उसको कवर नहीं किया हुआ है, तो आप बुक से पढ़िएगा, डायरेक्ट से पढ़िएगा। अब है सेक्शन 462 की बात करें, तो 462 सीआरपीसी बताता है कि नो फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर जो भी है वो एटसाइड नहीं हुआ, केवल इस ग्राउंड पे कि जो प्रोसीडिंग है वो रॉन्ग प्लेस पे की गई थी। ये तभी हो पाएगा अगर यहाँ पे रॉन्ग प्लेस पे प्रोसीडिंग होने की वजह से यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस होता है तो यहाँ पे प्रोसीडिंग जो है वो सेटिसाइड वगैरह हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब सेक्शन 463 जो है वो बताता है कि अगर जो प्रोविजन है सेक्शन 164, जो हमने देखा था, स्टेटमेंट एंड कन्फेशंस रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट, और जो सेक्शन 281 है सीआरपीसी का, अगर वो कंप्लाई नहीं किया गया मैजिस्ट्रेट के द्वारा जब भी वो रिकॉर्ड कर रहा है किसी भी स्टेटमेंट को, तो इट मे नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टेक एविडेंस इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस। तो क्या होता है कि जो 463 है सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है कि जब भी मैजिस्ट्रेट 164 या सेक्शन 281 के जो अकॉर्डिंग उसको जिस तरीके से कंप्लायंस करना थी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम, अगर वो नहीं करता, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भी सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के होते हुए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और वो एविडेंस लिया जाएगा, और नॉट कंप्लायंस में भी वो एविडेंस माना जाएगा। अगर वो नॉन कंप्लायंस है, अगर वो किसी भी तरीके का इंजर नहीं करती किसी भी एक्यूज को उसकी डिफेंस में मेरिट्स में, और ड्यूली स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, एडमिट कर दिया गया वो स्टेटमेंट में, तो ये मतलब एक तरीके से कंसिडर किया जाएगा। फिर सेक्शन 264 ऑफ सीआरपीसी बताता है कि कोई भी तरीके का नो फाइंडिंग जो भी है यहाँ पे कोर्ट की, वो इसको इनवैलिड नहीं मानेंगे, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि यहाँ पे जो चार्ज जो फ्रेम किया गया था वो या तो एरर की बेसिस पे फ्रेम किया गया था, ओमिशन हुआ था, या इरेगुलरिटी थी किसी भी तरीके से चार्ज में। अनलेस अनलेस मतलब है कि अगर उस एरर और उस ओमिशन और मटेरियल एरर की वजह से अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं। तो फेलियर ऑफ जस्टिस अगर हो जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे किसी भी तरीके से इनवैलिड नहीं होगा, किसी भी तरीके की फाइंडिंग प्रोसीडिंग वगैरह। फिर सेक्शन 465 सीआरपीसी का है, वो बताता है कि किसी भी तरीके की फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर जो भी है कोर्ट का कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का, उसको यहाँ पे रिवर्स नहीं किया जा सकता, एल्टर नहीं किया जा सकता, कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन या रिवीजन जो कोर्ट कर रही है, केवल इस ग्राउंड पे कि यहाँ पे किसी तरीके एरर ओकेजन इरेगुलरिटी थी, कंप्लेन समन वारंट प्रोक्लेमेशन जो ऑर्डर जजमेंट जो भी यहाँ पे पास किया हुआ अदर प्रोसीडिंग, अगर अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस ओकेजन देयर बाय। तो यहाँ पे हर चीज में आप देखिएगा कि कुछ भी अगर लोअर कोर्ट ने किया होगा, हर जगह यही बताया हुआ है, या तो चार्ज फ्रेम करने में कुछ गलती हुई होगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में गलती हुई होगी,
या फिर किसी भी तरीके का, तो यहाँ पे जो एपिलेट कोर्ट वगैरह है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एपिलेट कोर्ट वगैरह सिर्फ इसलिए यहाँ पे उसको रिवर्स वगैरह नहीं कर देगा, एल्टर नहीं कर देगा। यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, फेलियर ऑफ जस्टिस होना चाहिए। फेलियर ऑफ जस्टिस होगा तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर लिखा हुआ है कि इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू ट्राई ऑफेंस समरीली देन द प्रोसीडिंग आर विशिएटेड। तो ये सेक्शन 461 का एक एग्जांपल आ गया है फिर से, कि 461 का एम बताता है कि अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो समरीली ट्राई करने के लिए एलिजिबल नहीं था और उसने समरीली ट्राई कर लिया, तो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है विशिएट हो जाएंगी। अब जो प्रिसाइडिंग जज है वो अगर साइन करने में फेल हो जाता है, डेट और जजमेंट मतलब डेट एंड जजमेंट वगैरह साइन करने में, तो जो अमाउंट होता है, मतलब सॉरी, जो यहाँ पे प्रोसीडिंग होती है रेगुलरिटी की, वो क्योर हो जाती है 465 के सबसेक्शन 1 में। मतलब क्योरेबल इरेगुलरिटी है, मतलब क्या होता है कि अगर जज है वो साइन नहीं कर पाया या डेट ऑफ जजमेंट उसके ऊपर मेंशन नहीं है, तो वो इरेगुलरिटी जो है वो क्योरेबल हो जाएगी 465 सबसेक्शन 1 में। फिर एक लीक सेट की एक पॉइंट आ गया, बेल से रिलेटेड पॉइंट है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक केस था जिसमें अगर स्टेट अगर अप्लाई करना चाहता है कैंसिलेशन ऑफ बेल एक्यूज की, एज पर जो डिसीजन हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन द केस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस संजय गांधी की केस में ये बताया हुआ था कि जो एक्यूज है अगर वो अटेम्प्ट टू टेम्पर करता है, मतलब टेम्पर करने की कोशिश करता है या टेम्पर उसने किया है विटनेसेस के साथ, केस जो भी है उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो ये अप्रोप्रिएट ग्राउंड होते हैं कैंसिलेशन करने के लिए बेल के। फिर सेक्शन 466 है, वो प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके का ऑर्डर अटैचमेंट जो भी लॉफुल था यहाँ पे, बिकॉज इट इफेक्ट इन एरर इन समन्स कन्विक्शन और रेट ऑफ अटैचमेंट और अदर प्रोसीडिंग रिलेटेड टू देयर। इसको एक मिनट में पढ़ लेता हूँ अच्छे से बुक से। तो कोई भी तरीके का डिफेक्ट जो है यहाँ पे वो मतलब अनलॉफुल नहीं कर देता। तो यहाँ पे लिखा हुआ नो अटैचमेंट मेड अंडर द कोड डीम टू बी अनलॉफुल नॉर इट शैल द पर्सन मेकिंग द सेम डीम टू बी अ ट्रेसपासर ऑन द अकाउंट ऑफ डिफेक्ट ऑफ वांट फ्रॉम समन्स कन्विक्शन रेट ऑफ अटैचमेंट अदर प्रोसीडिंग रिलेटेड देयरटू। तो सपोज करिए यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी तरीके का कोई अटैचमेंट वगैरह किया गया, उसमें अगर समन्स वगैरह कन्विक्शन या डेट ऑफ अटैचमेंट प्रॉपरली एड्रेस नहीं भी किया था, तो भी यहाँ पे जो ये अटैचमेंट होगा ये अनलॉफुल नहीं हो जाएगा। आप सेक्शन 36 के बारे में बात करें तो 36 है लिमिटेशंस के बारे में। ये सेक्शन 467 से लेके 473 तक डील करता है और ये रिलेटेड है यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीसी जो है उसके ऊपर लिमिटेशंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। लिमिटेशंस एक्ट जो है वो सिविल इन नेचर है, लेकिन लिमिटेशंस एक्ट में जो अपील के प्रोविजंस दिए हुए हैं उसमें जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स है उसमें जो अपील्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है वो सीपीसीपी भी सॉरी सीआरपीसीपी भी एप्लीकेबल होता है और बाकी जो है वो इस चैप्टर से गवर्न होता है सीआरपीसी। तो आपको हमेशा याद रखना होगा। तो अब ये जो सेक्शन है, इस पर सेक्शन 467 जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस है वो स्पेसिफाई किया गया अंडर सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी में। तो 468 में यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया हुआ है। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, अगर कोई भी ऑफेंस है वो फाइन बस से पनिशेबल होगा, सिर्फ फाइन से, तो उसको 6 मंथ तक यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन 6 मंथ के अंदर ही कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। फिर जो ऑफेंसेस पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, तो मतलब 1 ईयर में कितना भी हो सकता है, 3 महीने 4 महीने, अगर 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट होता तो 1 ईयर तक यहाँ पे कॉग्निजेंस लेने का टाइम पीरियड है। और अगर कोई ऐसा ऑफेंसेस है जो है पनिशेबल विद 1 ईयर से ज्यादा इसमें पनिशमेंट मिलती है पर 3 ईयर्स तक मिलती है, मतलब 3 ईयर से ज्यादा नहीं मिलती, तो उसका 3 साल तक है। और उससे ज्यादा फिर कोई लिमिट नहीं रहती। मतलब अगर 3 साल से ज्यादा कोई भी ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है तो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। फिर जो कमेंसमेंट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, वो डेट ऑफ ऑफेंस से स्टार्ट होता है या फिर जो कमीशन अगर पता ही नहीं था कि कब हुआ वो ऑफेंस, या फिर जो पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस और द पुलिस ऑफिसर है, तो जिस दिन वो उनकी नॉलेज में आता है, वो नॉलेज ऑफ सच पर्सन ऑन दैट डे व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर इज नोन टू द एग्रीड पर्सन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सिंपल सी बात है कि जब भी यहाँ पे कोई भी ऑफेंस है, यहाँ पे अगर जो लिमिटेशन पीरियड था वो कब से स्टार्ट होगा, तो जहाँ पे अगर ऐसी बात है कि जहाँ पे जो कमीशन ऑफ ऑफेंस था उसको बारे में कुछ पता ही नहीं था, डिटेल ही नहीं थी, ना ही पुलिस को ना ही एग्रीड पर्सन को, तो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से यहाँ पे
कमीशन ऑफेंस के बारे में जब भी नॉलेज होगी, या तो पुलिस ऑफिसर को या तो एग्रीड पर्सन को। ऐसी आइडेंटिटी का है कि अगर एक्यूज है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन वो एक्यूज है, मतलब किसने वो ये ऑफेंस किया होगा, तो उस दिन ये फिर इसमें कब स्टार्ट होगा, तो इसमें ये तब स्टार्ट होगा जब आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज पता चल जाए। और जो भी यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो टाइम ड्यूरिंग विच द पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलिजेंस एंड अदर प्रोसिक्यूशन शैल बी एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे दो चीजें तो बताता है सेक्शन 470 बताता है कि जब भी प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं किसी पर्सन के, अगर वो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस में किसी अनदर प्रोसिक्यूशन में, एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि वो प्रोसिक्यूट कर रहा है कहीं अदर पे, अदर प्रोसीडिंग से, मतलब अदर प्रोसीडिंग में बिजी है या उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं उसके टाइम पीरियड के लिए। और जो एक्सक्लूजन होता है सेक्शन 470 में, शैल नॉट बी मेड अनलेस द प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू द सेम फैक्ट prosecuted in good faith in the court which from the defect of jurisdiction unable to entertain it। तो ये टाइम पीरियड कब एक्सक्लूड होगा कि जब यहाँ पे 470 के अंदर कोई जो पर्सन है वो प्रोसिक्यूशन कर रहा है किसी अनदर कोर्ट में कर रहा है, और अनदर कोर्ट में वो इस बिलीव में कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है कि उस कोर्ट के पास यहाँ पे जुरिडिक्शन है उसको ट्रायल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफेक्ट इन जुरिडिक्शन के कारण वो अनएबल टू एंटरटेन है, तो गुड फेथ में होना चाहिए। और जिस कोर्ट में वो कर रहा है उस कोर्ट को उसको लगना चाहिए कि उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगी, लेकिन रियलिटी में उसमें जुरिडिक्शन उस कोर्ट के पास नहीं होती। तो इस तरीके से ये होता है। फिर 470 का सबसेक्शन 2 बताता है कि जो प्रोसिक्यूशन है अगर वो स्टे किए गए इंजंक्शन ऑर्डर, देन इट पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे जो भी प्रोसिक्यूशन है अगर वो स्टे की गई है, किसी भी तरीके का इंजेक्शन वगैरह जो अपोजिशन लगा देता है, तो उसकी वजह से किसी के ऊपर प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं हो पाती हैं। या फिर हम देखते हैं कभी कभी हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे कभी कोई प्रेसिडेंट है या कोई है, मतलब वो क्या होता है कि अगर वो उस पोजीशन पे है, तो उसके जितने भी उसके अगेंस्ट केसेस होते हैं क्रिमिनल वगैरह, या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट होता है, ये मतलब यूनियन और एग्जीक्यूटिव दोनों जो स्टेट और यूनियन के होते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट ये टाइम पीरियड के लिए हम कोई भी सूट वगैरह नहीं कर सकते, क्रिमिनल सूट। तो यहाँ पे जितने टाइम पीरियड के लिए वो इंजंक्शन या स्टे था, वो टाइम पीरियड यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है। फिर सेक्शन 470 का सबसेक्शन 3 है कि अगर किसी भी तरीके का सूट को इंस्टीट्यूट करने के पहले अगर प्रीवियस सेंशन लेना थी गवर्नमेंट की, तो जो पीरियड ऑप्टेन करने में जो कंसेंट या सेंशन मतलब ऑप्टेन करने में जो पीरियड यहाँ पे लगा उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ पे जितना भी उसकी कंसेंट और सेंशन लेने के लिए लगा, उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फिर जो पीरियड है यहाँ पे किसी भी तरीके का लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो जाता है ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि किसी दिन किसी का टाइम पीरियड है और मतलब लास्ट डे है यहाँ पे प्रोसिक्यूशन उसको फाइल करने का, और उस दिन अगर कोर्ट यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे वो कोर्ट जो है वो कॉग्नियंस ले सकती है उस दिन पे जिस दिन वो कोर्ट रीओपन होगी। सपोज करिए कि आज लास्ट डे था, 1 ईयर कंप्लीट हो रहा था किसी ऑफेंस पे, 1 ईयर का ही टाइम पीरियड था कॉग्नियंस लेने के लिए। तो कोर्ट क्या कर सकती है फिर, तो जब अगले दिन जब कोर्ट ओपन होगा जब भी, तब उस दिन वो कॉग्निजेंस ले सकती है उससे रिलेटेड। फिर इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस रहते हैं वहां पे फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगेन होता रहता है एट द मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज। जितने टाइम पीरियड के लिए ऑफेंस कंटिन्यू रहता है, मतलब जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, जैसे हमने देखा है कि किडनैपिंग या एबडक्शन में से कोई एक है कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, और एक जो है वो मुझे अच्छे से याद नहीं, जब मैं आईपीसी पढ़ाऊंगा तब आपको इस बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो ऑफेंस है किडनैपिंग या एबडक्शन में से कोई एक ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। तो उसमें क्या होता है कि हर दिन यहाँ पे फ्रेश टाइम पीरियड है, हर मोमेंट में यहाँ पे कंटिन्यू ऑफेंस होता रहता है और फ्रेश पीरियड बिगेन होता रहता है। फिर जो कोर्ट है यहाँ पे वो कॉग्निजेंस ले सकती है ऑफन ऑफेंस का एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब कोर्ट जो चाहे तो अगर एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड के बाद भी कॉग्निजेंस ले सकती है। सेक्शन 473 में अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस थे वो डिलेज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया गया है पार्टीज के द्वारा, मतलब जो यहाँ पे एग्रीड है उस पर्सन ने यहाँ पे डिले जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया गया है, और ये नेसेसरी भी लगता है उनको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अब लास्ट चैप्टर है मिसलिनियस। तो मिसलिनियस प्रोविजंस जो है वो चैप्टर 37 में सेक्शन 474 से लेके 484 सेक्शंस में दिए हुए हैं। तो सेक्शन 474 जो है बताता है कि जो भी ऑफेंस अगर ट्राई करता है हाई कोर्ट, अदरवाइज देन सेक्शन 407 में जो सेक्शंस था 407 में हमने देखा था, एक मिनट 407 बता देता हूँ आपको फिर से एक बार। तो 407 में ये बताया था
कि जो पावर है हाई कोर्ट की वो ट्रांसफर करता था केसेस एंड अपील्स को, उसको छोड़ के जो है अगर कोई भी ऑफेंस जो है हाई कोर्ट ट्राई कर रहा है तो उसको यहाँ पे प्रोसीजर कौन सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रोसीजर जो कि कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, वही प्रोसीजर इसको हाई कोर्ट को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 475 जो है वो डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ ऑफिसर, डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पर्सन लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉज बना देती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 475 में क्या होता है कि कुछ ट्राई जो होते हैं नेवी आर्मी और एयरफोर्स एक्ट जो रहते हैं, मतलब जिस तरीके से आर्मी से रिलेटेड लॉज रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ट्रायल जो होते हैं वो कोर्ट के द्वारा होते हैं, कुछ यहाँ पे कोर्ट मार्शल के थ्रू होते हैं, तो जिसके थ्रू यहाँ पे होना होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर लॉ बनाया होगा उसके हिसाब से मैजिस्ट्रेट जो है सबसे पहले क्या करेगा, डिलीवरी ऑफ कमांडिंग ऑफिसर को करेगा, जो भी पर्सन है जिसको यहाँ पे कोर्ट मार्शल के थ्रू ट्रायल होना है। फिर 477 जो है वो बताता है कि एवरी हाई कोर्ट में द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट से प्रीवियस अप्रूवल लेके रूल्स बना सकता है। 477 ही बात करता है, लेकिन सारे सेक्शन सारे लॉज रूल्स नहीं बना सकता, सिर्फ तीन ही रूल्स बना सकता है। जैसे कि सबसे पहले कि पर्सन हु मे परमिटेड टू एक्ट एज अ पेटिशनर राइटर, या फिर रिलेटेड टू इशू ऑफ लाइसेंस टू सच पर्सन जो भी कंडक्ट बाय बिजनेस ऑफ देम होता है, स्केल ऑफ फीस चार्ज बाय देम सॉरी। और फिर उसके बाद है कि पेनल्टी या कॉन्ट्रवेंशन क्या होगा अगर किसी ने भी यहाँ पे रूल्स का कॉन्ट्रवेंशन किया, और एनी अदर मैटर जो भी रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे प्रिस्क्राइब, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बताया हुआ है। इससे रिलेटेड लॉज बना सकता है, रूल्स बना सकता है हाई कोर्ट कंसल्टेशन करके या प्रीवियस अप्रूवल लेके स्टेट गवर्नमेंट का। फिर सेक्शन 478 है वो डील करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट टू एल्टर फंक्शन एलोकेटेड टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जो भी यहाँ पे फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कंसल्टेशन करके हाई कोर्ट को यहाँ पे ये फंक्शंस एलो जो उनको एलोकेटेड किए गए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को वो एल्टर कर सकता है। तो सेक्शन 108, 109, 110 एंड 145 एंड 147 जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिए गए हैं वो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे सकते हैं, ऐसा ये सेक्शन बोलता है। इस सेक्शन का मतलब ये है कि जो 108, 109, 1010 एंड 145 एंड 147 जो है सेक्शंस, उसके अंडर में जो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं वो जनरली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करता है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके करता है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जगह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर दे सकता है। फिर सेक्शन 479 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करता है कि एक तरीके से जो जज है मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे उन ऑफेंसेस को ट्राई नहीं करेगा जिसमें पर्सनली इंटरेस्टेड है। मतलब कि सपोज करिए कि कोई मेरा रिलेटिव है, उसका केस अगर मैं जज हूँ मेरे पास आ जाए तो मैं उसको ट्राई नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे जो जज और मजिस्ट्रेट है अगर वो पर्सनली इंटरेस्टेड है किसी केस में, तो वो यहाँ पे ना ही ट्राई कर सकते हैं ना ही कमिट कर सकते हैं ट्रायल के लिए उस केसेस को, और ना ही वो उनकी अपील को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि प्रायर परमिशन ऑफ द एपिलेट कोर्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड। जब तक यहाँ पे प्रायर परमिशन ऑफ एपिलेट कोर्ट नहीं मिल जाती तब तक ऐसा नहीं कर सकते, मतलब एपिलेट कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगी। उसके बाद अगर ऐसा हो पाएगा तो हो सकता है शायद मेरे हिसाब से, अदरवाइज तो यहाँ पे नहीं होता। मतलब यहाँ पे एक तरीके से अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है अपन उस प्रोसीडिंग्स में तो वो उसका ट्रायल नहीं कर सकता, सेक्शन 479 बताता है। अब 480 जो है प्रोवाइड करता है कि जो प्रैक्टिसिंग प्लीडर है वो यहाँ पे सिट नहीं कर सकता है यहाँ पे एज अ मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट वेयर ही प्रैक्टिस, और इन एनी ऑफ द कोर्ट विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। तो क्या होता है कि जनरली सपोज करिए कि आप अगर एडवोकेट हैं, या मैं अपना एग्जांपल दूं कि अगर मैं एडवोकेट हूं और गलती से नहीं, मतलब सॉरी, अगर मैं, मतलब क्या मैं बता रहा था कि हाँ, अगर एक सपोज करिए एडवोकेट हूं और मैं जज बन जाता हूं, तो जज बनने के बाद क्या होता है कि मैं उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहां पे मैंने, सॉरी, मैं वहां पे उस, मतलब उस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकता जहां पे मैंने प्रैक्टिस की होगी पहले, और पूरे उस लोकल जुरिडिक्शन में जहां पे भी वो कोर्ट है। फिर सेक्शन 481 जो है बताता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है अगर उसके पास उसको ड्यूटी दी हुई है कि परफॉर्म करना तो कनेक्शन विद द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ पे बिड नहीं कर सकता फॉर द प्रॉपर्टी। तो सपोज करिए कि यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट है, उसको अगर यहाँ पे ड्यूटी दी हुई है कि वो सेल करेगा कोई प्रॉपर्टी को, तो वो खुद ही यहाँ पे परचेज नहीं कर सकता, ना ही बिड कर सकता उस प्रॉपर्टी के लिए। जैसे हम ऑक्शनर वगैरह को देखते हैं, तो ऑक्शनर वगैरह जो रहते हैं
वो खुद ही यहाँ पे बिड नहीं कर सकते, ना ही खुद यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। अब सेक्शन 482 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो सेक्शन 482 जो है बताता है कि इनहेरेंट पावर जो है वो हाई कोर्ट की क्या होंगी। तो हाई कोर्ट के पास कुछ इनहेरेंट पावर होती है, सेक्शन 482 देता है सीआरपीसी में। तो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, सीपीसी में ये नॉर्मल किसी भी कोर्ट के पास हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। और मतलब मुझे अभी अच्छे से पढ़ा नहीं, मैंने बहुत टाइम हो गया सीपीसी पढ़े हुए, लेकिन अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं सिर्फ हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। तो हाई कोर्ट के पास जो इनहेरेंट पावर है वो सेक्शन 482 में दी गई है कि वो क्वॉश कर सकता है प्रोसीडिंग को, और केस जो भी पेंडिंग है किसी क्रिमिनल कोर्ट में। अब इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं और फिर हमारा एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब इसमें जो दिया हुआ फॉर्म नंबर 42 है, सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी का प्रिस्क्राइब करता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो डेथ सेंटेंस किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, ये कौन से फॉर्म में दिया है, तो फॉर्म नंबर 42 में दिया है दैट द कन्विक्ट इज टू बी हैंग बाय द नेक अंटिल बी डेड। मतलब क्या होता है कि जब भी क्या होता है कि कोई भी कन्विक्ट है, उसको अगर हमें एक तरीके से डेथ पनिशमेंट देना है तो किस तरीके से दी जाती है, तो उसको यहाँ पे लटका दिया जाता है रोप के थ्रू, हैंग करके, जब तक कि वो डेड नहीं हो जाता। इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर एक केस है यहाँ पे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बजर लाल। उसमें ये डायरेक्ट किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है टू द हाई कोर्ट टू एक्साइज द जुडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पे जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाई कोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट यहाँ पे जुडिक्शन को एक्साइज कर सकता है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में, मतलब इनहेरेंट पावर है यहाँ पे, ऐसा बताया गया था। फिर जब भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 में हाई कोर्ट, तो वो यहाँ पे रिव्यू नहीं कर सकता अपने ओन जजमेंट को, ना ही कोई ऑर्डर दे सकता है यहाँ पे पुलिस कस्टडी का जुडिशियल कस्टडी को। मतलब जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी का ऑर्डर नहीं दे सकता, ना ही कन्वर्ट कर सकता है किसी भी अपील। कोर्ट ऑफ अपील में कन्वर्ट नहीं कर सकता जब भी यहाँ पे, जब जब तक कि यहाँ पे लेजिस्लेचर ने उसको ऑथराइज नहीं किया हो, एक्सप्रेसली या इनडायरेक्टली। मतलब एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर ने उसको ऑथराइज नहीं किया होगा, तब तक वो ये चीजें नहीं कर सकता कि रिव्यू कर ले अपनी जजमेंट को, पुलिस कस्टडी के लिए ऑर्डर कर दे जुडिशियल कस्टडी से, या अपील में कन्वर्ट कर दे किसी पेटिशन को। और जो सेक्शन 483 है सीआरपीसी को प्रोवाइड करता है कि जो एवरी हाई कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज करता है सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी सबॉर्डिनेट है उनके। तो मतलब क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यहाँ पे सारे की कोर्ट्स के ऊपर सुपरिटेंडेंस करता है, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है जो भी उनके अंडर में सबॉर्डिनेट है। फिर जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का, वो कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चन बन जाता है प्री का कि जो क्लासिफिकेशन है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का, वो कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। और बाकी जो फॉर्म्स वगैरह है वो शेड्यूल सेकंड में दिया है, सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। अब फॉर्म नंबर 32 के बारे में और देख लीजिए। फॉर्म नंबर 32 ऑफ जो सेकंड शेड्यूल है वो यहाँ पे बताता है कि फॉर्मेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कि किस तरीके से फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वगैरह की जाती है, इससे फॉर्म नंबर 32 बताता है। तो आज हमारा ये सीआरपीसी थ्रू वन लाइनर फैक्ट्स कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं।